और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया कि तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यूनिवर्सिटी के नाम पर तुष्टीकरण हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तुष्टीकरण से जुड़ी हुई। तुष्टीकरण की सियासत किस कदर देश के लिए घातक है, इस पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया। उत्तराखंड की एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रही है और उत्तराखंड की जनता इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता अकील अहमद ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी और अब एक बार फिर से लगातार हमले बोलते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वर्चुअल रैली में जिक्र करते हुए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर हावी है, क्योंकि उत्तराखंड का विकास कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। अब जो विकास हो रहा है वो डबल इंजन की सरकार कर रही है और जिस तरीके से ऐलान किया गया पिछले दिनों कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। और बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति अक्सर क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई देती है? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ होता है? कांग्रेस का चरित्र पहले से ही तुष्टीकरण कर रहा है। उन्होंने कभी भी देश के विकास पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा के मामले अगर हम देखें तो कांग्रेस शासन में किसी स्तर की शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब चुनाव लोग यहाँ पर उत्तराखंड में होने वाले हैं तो तुष्टीकरण की नीति अपना करके ये विशेष वर्ग को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और उसी दृष्टि से कांग्रेस नेताओं ने इस पर सहमति भी दी है। और जो आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक चेतावनी और एक प्रकार से संकेत किया गया है वो उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत गंभीर है। उत्तराखंड की अपनी एक विशेष देवत्व की पहचान है, हमारी संस्कृति की वाहक उत्तराखंड की संस्कृति है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण का प्रयास हो रहा है वो अपने आप में बहुत गंभीर संदेश देने वाला है और उत्तराखंड की जनता को ये समझना होगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने शिक्षा के किसी क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाया। उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। प्राइमरी, माध्यमिक, इसके बाद हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सभी क्षेत्रों में हम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने ना कभी सोचा न इसके बारे में कुछ किया। लेकिन हमारी सरकार कर रही है। मानसिकता कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं बदल रही है? जी, एक सवाल मेरा ये है कि मानसिकता कांग्रेस पार्टी की क्यों नहीं बदल रही है? इससे पहले भी चुनावों के वक्त आपको याद होगा कि जुम्मे की नमाज पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था और अब चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। तो ये मानसिकता क्यों नहीं बदल रही? जब उत्तराखंड की जनता उन्हें नकार चुकी है तो सबक तो लेना होगा ना। देखिए, कांग्रेस के नेता सबक नहीं लेते और इस समय भी इनको बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इस चुनाव में भी वे भारी शिकस्त का सामना करेंगे। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हर स्थान पर अपना एक गहरा प्रभाव है, विकास के नाम पर, डबल इंजन की नाम पर जो हमने काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं, तो हम विकास के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में थी तो भ्रष्टाचार किया। देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ मौजूद है। सूर्यकांत जी, क्यों कांग्रेस पार्टी अक्सर तुष्टीकरण की नीति पर चलती है? किसने कह दिया आपको? सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और आप ही की तरफ से ऐलान किया गया है कि आपकी सरकार बनती है तो फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। एक तबके को खुश करने के लिए क्यों लगातार ऐसे दावे किए जाते हैं? 65 पेज का मेरा, आप जरा चुनाव घोषणा पत्र पढ़ लें, एक शब्द भी इसके बारे में अगर आपको कहीं दिखाई पड़े तो आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के अफवाहबाज लोग
जिनके पास 5 साल का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये बेशरम लोग जिन्होंने रसोई पे सर्जिकल स्ट्राइक करके 410 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया, ये बेहया लोग जिन्होंने 100 पार पेट्रोल कर दिया, 100 पार डीजल कर दिया, ये वो लोग जिन्होंने हमारे राशन गरीब लोगों है ना अकील अहमद, आप सुनिए जरा, एक सेकेंड, आप ही के नेता है ना अकील अहमद, जिन्होंने कहा कि अगर आपकी पार्टी की सरकार बन जाती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सब वर्ग के लिए बात कीजिए ना, सबके लिए बात कीजिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट क्यों करते हैं? अकील अहमद वो कौन है? अकील अहमद वो कौन है? आप ही के पार्टी के नेता है ना? वो कौन है? महामंत्री बना दिया उनको इन्होंने, प्रदेश का महामंत्री बना दिया इन्होंने। तत्काल इस घोषणा के बाद पूरे वोट लेने के चक्कर में तुष्टीकरण में उनको प्रदेश का महामंत्री बना दिया। शर्म करिए, शब्दों का चयन आप ठीक तरीके से करिए, शब्दों का चयन आप सही तरीके से कीजिए सर। प्रोफेसर रहे, सुनिए, शर्म करें, इतना झूठ मत बोलें। सर एक बार फिर से ये अपील मैं आपसे कर रही हूँ, नहीं तो आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। शब्दों का चयन आप ठीक तरीके से करिए ना पहले। अरे आप बीजेपी प्रवक्ता क्यों बन रही है? मैं सर दिक्कत यही है, अभी दिक्कत यही है कि जितने भी कांग्रेस नेताओं प्रवक्ताओं से सवाल कर लिया जाए तो आप सीधा एंकर को प्रवक्ता बना देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। हर एंकर आजकल यही फेस कर रहा है कि आपसे सवाल किया जाता है, आप प्रवक्ता बना देते हैं। आप अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। बोलिए सर। कह रहा हूँ कि इनसे पूछिए इनसे 50,000 लोग कोरोना काल में मरे, एक भी चीफ मिनिस्टर एमएलए इनका गया उनके घर में पूछने के लिए? लोग तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के। सुनिए, आपको खुशी हो रही है, आपको खुशी हो रही है, हमसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। सूर्यकांत जी और देवेंद्र जी, आप दोनों का शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुष्टीकरण मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएगी। धामी ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी का ऐलान किया था। तो ये के करके ये काम हो गया, आप कह रहे हैं उनके कारनामे, वो भी गंगा आरती तो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने सारे काम मोदी जी कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो लागू करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम जब सरकार में आएंगे तो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं किसी धर्म के विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। वो जिन्होंने वो बात कही उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने अपने निजी विचार थे फिर वापस ले लिए। नहीं, जब उन्होंने देखा कि आज उत्तराखंड की जनता ऐसी बात कभी देवभूमि में स्वीकार नहीं करेगी, और देवभूमि की जनता ने मान लिया, ठान लिया, क्योंकि उनकी पिछली सरकार भी देखी थी। पिछली सरकार में भी उन्होंने जुमे की नमाज के लिए छुट्टी करी थी। सभी के लिए छुट्टी करनी चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैंने पहले ही कहा। लेकिन केवल वोटों के लिए काम करना और वो भी एक वर्ग विशेष के वोट लेने के लिए काम करना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह कहा कि कांग्रेस पोलराइजेशन नहीं, परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ती है। 4 धाम 4 काम और मैनिफेस्टो में जो काम है हम तो उसका उल्लेख करते हैं। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है मेरे को तो पता भी नहीं आप किसकी क्या बात कर रहे हो। उनके विधायक मस्जिद से गए, मैंने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा नैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का नहीं है। कांग्रेस का नैरेटिव लोगों की जिंदगी में कैसे सकारात्मक बदलाव किया जाए उस पे है। हमारा 80-20, 85-15 कुछ नहीं है, हमारा 100 वाला नैरेटिव है। न्यूज 18 से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी पर्यटक है और ये सिर्फ चुनाव के लिए आई है और चुनाव के बाद चली जाएगी। आम आदमी पार्टी वो ताल ठोक रही है, उनका तो केवल एजेंडा चुनाव है। वो चुनाव के लिए पर्यटकों की तरह उत्तराखंड में आए हैं और चुनाव के बाद चले जाएंगे। जो सर्जिकल स्ट्राइक का ही हिसाब मांगते हो, सेना से ही सबूत मांगने लगे। दिल्ली के दंगों को लोगों ने देखा है। उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी है, यहाँ पर स्वाभिमानी लोग हैं, देश के साथ चलने वाले लोग हैं, सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। सीएम धामी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया है और यह कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ने से बीजेपी परेशान हो गई है। सीएम धामी साहब की बौखलाहट
और घबराहट इस बयान से साफ जाहिर होती है। कभी वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में नहीं है, और आज उनको इतना डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीएम साहब बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी संविधान पर चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी वो है जो अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी उस वर्ग को, वो उस आम आदमी को वो सहूलियतें देना चाहती है जो आज तक ना कांग्रेस ने दी है ना बीजेपी ने दी है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि उत्तराखंड में एक बार फिर दलित मुख्यमंत्री बने। न्यूज 18 से खास बातचीत में हरीश रावत ने यह कहा कि अगर पार्टी यशपाल आर्य के नाम को आगे बढ़ाती है तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं पीछे नहीं रहूंगा। आपने कहा कि तीन पानी में कहा कि यशपाल आर्य जी राज्य को संभालने के लिए बहुत सक्षम हैं, तो हम तो ये मान के बैठे थे कि आप हैं चेहरा मुख्यमंत्री का। स्टेट के अंदर एक बार दलित चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैंने कहा ये मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश है, और मैंने कहा यदि संभव हुआ तो मैं इसको करके दिखाऊं, इसको करवा करके ऐसी स्थितियां पैदा करूंगा। उत्तराखंड में दलित चेहरे को सीएम बनाने के हरीश रावत के बयान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काउंटर किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि हरीश रावत के बयान को उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती, वो अपने बयान से पलटते रहते हैं। हरीश रावत जी की बात करूंगा। एक बात जो उन्होंने कही वो कि यशपाल आर्य जी सक्षम है राज्य को संभालने के लिए, इशारा ये कि भाई एक वंचित समाज से, दलित समाज से भी कोई सीएम हो सकता है। देखिए हरीश रावत जी कब क्या कह दें, मेरे से एक दो बार लोगों ने कहा कि आप हरीश रावत जी को आप गंभीरता से क्यों नहीं लेते। मैंने कहा सबसे पहले तो उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती है, उनकी पार्टी ने ही उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। पश्चिम में प्रचंड प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी आज बिजनौर में मौजूद रहे। बिजनौर में वर्चुअल रैली उन्होंने की जिसमें उन्हें शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो बिजनौर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने वर्चुअल रैली की और पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ की और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यूपी में एसपी की सरकार आएगी तो गुंडों की मनमानी होगी। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अपराधी चाहते हैं कि पहले की सरकार फिर आए ताकि उनकी गुंडागर्दी चल सके।
भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। आप यूपी के मतदाता हैं और यूपी के विकास के बिना देश का विकास भी नहीं हो सकता। अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे कि हमें बंद कर दो। वो सालों से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। ये अपराधी चाहते हैं कि लूट, डकैती, छिनैती का जो धंधा 5 साल से ठप पड़ा है, यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ये लोग जात पात के नाम पर बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। पीएम मोदी योगी सरकार के कामों की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बेटियों को सुरक्षा और सम्मान मिला है। पीएम ने कहा कि पहले बहन बेटियों से छेड़छाड़ की घटना आम बात थी, लेकिन योगी सरकार ने बेटियों को भयमुक्त करके दिखाया। के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। आप याद करिए, महिलाओं से, हमारी बहनों बेटियों से छेड़छाड़ कितनी आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई। योगी जी की सरकार ने बेटियों को उस भय से मुक्त करके दिखाया है। हमने बेटियों को उनका असल सम्मान दिलाया है। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अपराधी दहशत में और 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। साल में आपने देखा होगा 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया, ये अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से
व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। सीएम योगी ने पहले की सरकारों को घेरते हुए कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में अब अपराधी जेल में हैं। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी? 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था और कर्फ्यू के कारण न केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान बल्कि आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त होता था। हर व्यक्ति तबाह होता था। बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। व्यापारी पलायन कर रहा था और गुंडागिर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों में गुंडे राज करते थे, लेकिन वो जेल में हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, जिन अपराधियों के नाम से व्यापारी हो, सामान्य जन हो, किसान हो, बेटियां और माताएं हो, ये सब कांपती थी। आपने सत्ता बदलते ही आपके वोट की कीमत ने आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। 5 साल में आपने देखा होगा, 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। और बिजनौर के बाद सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में भी एक रैली की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर पिछली सरकारों को घेरते हुए सवाल पूछा कि आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या फिर कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए। जब हम एक हाथ से विकास करा रहे हैं और दूसरे हाथ में बुलडोजर लेकर के मित्र वाले मित्रों के घर पर चला रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है और कहते हैं साहब विकास तो समझ में आता, लेकिन ये बुलडोजर का मतलब क्या है। मैंने कहा ये भी समझ जाओगे, चिंता मत करो, अभी बबुआ के बबुआ ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद अभी समझ में ये भी आ जाएगा कि बुलडोजर का मतलब क्या होता है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कांवड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए? और अब बात उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सिराथू सीट की। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की वजह से वो उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट हो गई है। सबकी नजरें वहां लगी हुई है। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना दल के की पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के हैंडल से ट्वीट किए गए हैं कि सिराथू विधानसभा क्षेत्र से सपा अपना दल कमेरावादी गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार होंगी डॉक्टर पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल
केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बहन है। सिराथू का जातीय गणित अगर इसकी बात करें तो सिराथू में पटेल कुर्मी वोटर बड़ी तादाद में है और इसी को साधने के लिए पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा गया है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी के सिराथू से नामांकन दाखिल किया था। खबर है कि कल पल्लवी पटेल भी इस सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। देखिए, 3-4 दिन से जो भी खबरें मीडिया में आ रही थी, हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और अपना दल का मेरावादी गठबंधन आगे बढ़ रहा है और एक माहौल क्रिएट हो रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि सत्ता बदलने वाली है, ऐसे में तमाम मुगालते थे जो आप लोग के बीच में किसी न किसी सोर्स के थ्रू लाए जा रहे थे। हम जैसे पहले थे उतने ही बेहतर तरीके से आज भी साथ में हैं। चलिए पंजाब विधानसभा का अब जिक्र कर लेते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरकार सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की ओर से पार्टी का चेहरा होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद नैना देवी पहुंचे, वहां उन्होंने नैना देवी का आशीर्वाद लिया। चन्नी के नाम के ऐलान के बाद सिद्धू ने कहा कि वो कभी किसी पद के लिए लालायित नहीं रहे हैं और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की तारीफ की है। सिद्धू ने कहा है कि वो बस पंजाब का कल्याण चाहते हैं और पंजाब की बेहतरी चाहते हैं। सिद्धू ने अमृतसर के एक गांव में चुनाव प्रचार के लिए वो गए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में असली लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। नगद नारायण की इच्छा सी ना कदे औदा नारायण की इच्छा सी, बस जिहड़ा जगत नारायण सब च वसदा है, परमात्मा जिहड़ा हर बंदे च वसदा है, ओदी सेवा करन दी इच्छा सी। सब तो वड्डी गल पंजाब नूं बदलन दी इच्छा सी। मैं कहा जो मर्जी बोली जान, असी जो करना सी करता, हुण फैसला लोकां दे हत्थ 'च है। लेकिन मैं कांग्रेस दे नाल खड़ा सी, हाँ ते रहूंगा। मैं पहले दिन तो हाई कमांड दे नाल आ और उन्हां दे हर फैसले नूं मान्य करदा, लेकिन जिन्ना मैं हाई कमांड नाल आ उदों दुगना मैं पंजाब नाल। ओ चिचड़ा नाल लड़ाई नहीं साडी, ओए लंबू चिट्टा वेचण वाले चिचड़ा नाल लड़ाई नहीं, झोटा मारांगे, झोटा तेरा सुखा जीजू ते नाले वड्डा बादल, ये ठोक के मारांगे। और तुहानूं मैं अज दस देना, थोड़ी सरकार नहीं बनदी, थोड़ी सरकार नहीं बनांदी, बनदी अज भी लड़ाई कांग्रेस ते आप च है। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर कल पंच तत्व में विलीन हो गई। हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। आज राज्यसभा में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। लता जी के सम्मान में संसद की कार्यवाही दोनों सदनों में 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी याद में भोपाल में पेड़ लगाकर श्रद्धांजलि दी। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी। साथ में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा जिसमें लता जी ने जब भी जो भी गाया है वो उपलब्ध रहेगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उनके जन्मदिन पर हर वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। लता जी का जाना करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये अपने आप की मैं एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे। मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है कि जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। और पंजाब में विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है। हत्या और बलात्कार के मामले में जेल में बंद राम रहीम गुरमीत को 21 दिन के फरलो मिली है, जिसके बाद राम रहीम को जेल से रिहाई मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट 21 दिनों की फरलो वहां से मिली है। राम रहीम फिलहाल हरियाणा की रोहतक जेल में बंद था और कोर्ट का आदेश मिलने के बाद उसे जेल से बाहर निकाला गया। राम रहीम की जेल से बाहर आने की खबर के बाद उसके समर्थकों का आश्रम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में समर्थक डेरा सच्चा सौदा पहुंच रहे हैं, जहां जेल से निकलने के बाद थोड़ी देर में राम रहीम के पहुंचने की खबर है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। इस वक्त मैं डेरा सच्चा सौदा में हूं और यहां की तस्वीरें हम दिखाएं। ये डेरा का गेट है जो एडम ब्लॉक और डेरा सच्चा सौदा
के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के निवास को जाता है। तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर, ये डेरा प्रमुख का निवास है और फिलहाल डेरे में जो है चहल पहल बढ़ती नजर आ रही है। जब से श्रद्धालुओं को पता लगा है कि डेरा में गुरमीत राम रहीम को फरलो मिली है और उसके बाद यहाँ पर चहल पहल बढ़ी है। डेरा के अनुयायी हमारे साथ हैं। किस तरह की खुशी आपको मिली, किस तरह की जब ये मैसेज आया तो क्या कहेंगे, किस तरह का रिएक्शन था? आज मीडिया के द्वारा पता चला कि आज गुरुजी को 21 दिन की पैरोल मिली है और साथ संगत में बहुत ज़्यादा खुशी है। जो 4.5 साल से साथ संगत गुरुजी के दर्शनों को तरस रही थी, आज सभी साथ संगत में करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बहुत खुशी है कि गुरुजी को आज 21 दिन की पैरोल मिली है जी। तो आपको डेरे की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आम दिनों की तरह सत्संग जो चलता है वो फिलहाल खत्म हो गया है और श्रद्धालु अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। हालांकि खुशियाँ डेरा श्रद्धालुओं में है, लेकिन अभी फिलहाल वो जाहिर नहीं कर रहे। इंतजार करेंगे कि डेरा प्रमुख सिरसा आते हैं या उन्हें कहीं और लेकर जाया जाता है। और इधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, चुनाव से ठीक पहले फरलो मिलना संयोग है। कुछ चीज़ा जो साढ़े सिस्टम ने बने है, तो भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो इहदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, इहदा संयोग है। और संयोग यह है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। और इधर राम रहीम के फरलो मिलने पर जहां कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान इसे कोर्ट का मामला बता रहे हैं। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ।